नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की। कहा, उनकी आकांक्षाएं देश की प्रगति के लिए सबसे मजबूत आधार हैं। रिजर्व बैंक आज वित्तीय वर्ष 2025 के अपने छठे और आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्णय की घोषणा करेगा। सरकार ने कहा, ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों के निपटान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत ने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाया। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन शहर में शुरू होंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि उनकी आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति को गति दे रही हैं। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को अधिक धन देकर सशक्त बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में एक नया मध्यम वर्ग उभरा है और उनकी सरकार इस नए वर्ग के साथ मजबूत प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार के विकास का मॉडल राष्ट्र प्रथम है, जो तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पर केंद्रित है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने इस मॉडल की जांच की है, इसे समझा है तथा समर्थन दिया है और इसीलिए सरकार को तीसरी बार जनादेश प्रदान किया है। नेशन फर्स्ट, इसी एक उम्दा भावना और समर्पित भाव से हमने लगातार अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, हमारे वाणी में, वर्तन में इसी एक बात को मानदंड मान करके देश की सेवा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए संसाधनों का पूरा उपयोग करना और वंचित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उनसे संबंधित कानूनों को मजबूत किया है। श्री मोदी ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बात की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस की समझ से परे है, क्योंकि पूरी पार्टी ही केवल एक परिवार के लिए समर्पित है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों और लाइसेंस कोटा राज को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि इससे देश की आर्थिक प्रगति और विकास पर असर पड़ा है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की उपलब्धियों, भारत से विश्व की उम्मीदों, देश की आम जनता के आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का विस्तृत ब्यौरा था। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया और कई विपक्षी सांसदों के संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को वापस स्वदेश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है और ये कोई नई बात नहीं है। ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को रोकें। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में कल राज्यसभा में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि वापस भेजे जा रहे भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने अवैध रूप से बाहर भेजने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसने और देशों के बीच अवैध आवागमन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. It is the obligation of all countries to take back their nationals
if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की आज घोषणा करेगा। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। वे आज 6 सदस्यीय पैनल के निर्णय की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक ने पिछली बार मई 2020 में रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर उसे 4% कर दिया था, ताकि कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा जा सके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सफलता प्राप्त की है। पिछले 1 साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम्स सेटल करके ईपीएफओ ने एक नया इतिहास रचा है। ईपीएफओ के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूं। और ईपीएफओ प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिसवाज ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान चुनाव आयोग के केंद्रीय प्रेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। सीईओ वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। सुश्री वाज ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों, माइक्रो प्रेक्षकों, डाटा कर्मचारियों और अन्य कर्मियों सहित करीब 12,000 कर्मचारियों को मतगणना कार्य में लगाया गया है और मतगणना प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया है। भारत ने बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त किए जाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के महानायक के आवास को ध्वस्त किया जाना अफसोसजनक है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बांग्ला पहचान के लिए लड़े गए मुक्ति संग्राम को मूल्य देने वाले जानते हैं कि यह आवास बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर अमेरिका और उसके निकट सहयोगी देश इजराइल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आदेश में कहा गया है कि उन लोगों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाया जाएगा जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के नागरिकों की आईसीसी जांच में मदद करते हैं। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका या इजराइल आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईसीसी ने दोनों देशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई से बड़ी मिसाल कायम की है। अमेरिका और इजराइल ना तो आईसीसी के सदस्य हैं और न ही दोनों देश आईसीसी को मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में गजा में कथित युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायालय ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायली सेना की कार्रवाई में हजारों फलस्तीनी मारे गए थे। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से देश में लागू किए गए थे और ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव था। साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानून शुरू किए गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को उनसे जुड़ी कानूनी अधिकारों और न्याय के संबंध में जानकारी पहुंचाने का माध्यम भी बन गया है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड ऑपरेटर ओम कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि वे जनता को बहुत ही सरल भाषा में नए कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुराने जो कानून थे वो काफी जटिल थे, लेकिन जो नए कानून आए हैं इसमें काफी जनता को सहूलियत है। उसकी एफआईआर जल्दी लिखी जाती है, अगर एफआईआर नहीं तो कानून पे धाराएं लगा करके और उसके बाद निस्तारण जल्दी से हो और उसकी चार्जशीट जल्दी फाइल की जाए। एक कलाकार मुन्ना लाल यादव ने आकाशवाणी को बताया कि वे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और 3 नए कानूनों के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। हम कलाकार अपने गीत के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से इस कुंभ मेले में ये दिखा रहे हैं कि आप जगिए और एक कुशल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप स्नान करिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचिए और आप स्नान करते हुए निकलते रहिए। भारत की न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन 3 नए कानूनों को लागू किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक दल कल प्रयागराज पहुंचा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने बताया है कि श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर धार्मिक अनुष्ठान किया और पूजा अर्चना की। दल के साथ आए महंत रामनाथ ने कहा कि ये श्रद्धालु पहले हरिद्वार गए और महाकुंभ आने से पहले अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित की। खेलों में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे। खेलों की आयोजन समिति के उप महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि इस साल के खेलों में एशियाई देशों और क्षेत्रों के इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होगा। उद्घाटन समारोह में एशिया के 34 देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि परेड करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अमेरिका में दुर्व्यवहार पर संसद में हंगामा, निर्वासित भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अपमानजनक बर्ताव के मुद्दे पर नहीं चली संसद। हरिभूमि ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका से भेजे जा रहे भारतीयों संग उड़ान में दुर्व्यवहार रोकने को बातचीत जारी। अमर उजाला की सुर्खी है, पिनाक से बढ़ेगी सेना की मारक क्षमता, 10,047 करोड़ का करार, दुश्मन पर घातक प्रहार करने में सक्षम है स्वदेशी रॉकेट प्रणाली। जनसत्ता के अनुसार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन, मैक्सिको ने सीमा पार 10,000 सैनिकों को किया तैनात। अमर उजाला की सुर्खी है, इस्राएल की फलस्तीनियों को हटाने की तैयारी, ट्रंप बोले अमेरिका को सौंप दिया जाएगा गजा। दैनिक भास्कर की खबर है, अरावली की खूबसूरत वादियों में हस्तशिल्प का महाकुंभ, कला संस्कृति के संगम का ले आनंद, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज आज से। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है, ईपीएफओ पेंशन के दायरे में आएंगे गिग वर्कर, श्रम मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया, मंत्रिमंडल के लिए जल्द भेजा जाएगा। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की। कहा, उनकी आकांक्षाएं देश की प्रगति के लिए सबसे मजबूत आधार हैं। रिजर्व बैंक आज वित्तीय वर्ष 2025 के अपने छठे और आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्णय की घोषणा करेगा। सरकार ने कहा, ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों के निपटान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज से चीन के हार्बिन शहर में शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।